तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 10% बाय मास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा 10 ग्राम किसकी बात की जा रही है? ग्लूकोज की इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगली बात, डब्ल्यू बी हमें पता चल गया, डब्ल्यू बी कितना है? 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? 10 ग्राम है। मोलर मास इन्होंने बता ही रखा है, मोलर मास कितना है इसका? 180 ग्राम पर मोल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सोल्व करना है वो सोल्व करना है इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180 इनटू में 1000, ओके। और वॉल्यूम इन मिलीलीटर, देखिए आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो वॉल्यूम नहीं दे रखा तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। बाकी पहले हमें मोलैलिटी निकालनी थी, फिर मोलैरिटी निकालनी थी, बट ठीक है पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। और मास कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास है 100 बाय में डेंसिटी कितनी है? 1.2। आप नोटिस करो बेटा, ये दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब इसको पुट कर दोगे, 100 बाय का 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 12/18। इसको जब सोल्व करोगे तो ये लगभग 0.66 मोलर आ जाएगा, या फिर मोलैरिटी की यूनिट पुट कर सकते हो मोल्स पर लीटर। अगले वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या सोल्व करना है? यहाँ पर मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट अ मिनट। हाँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 10। मोलर मास कितना है? 180 इनटू में 1000। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको? ये दे रखा है 90। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो ये कितना हो गया? 100 बाय, या फिर इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 50/81। इसको जब सोल्व करोगे तो ये लगभग 0.62 मोलर आएगा। मुझे कैसे पता? ये पीछे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। स्टेट हेनरी लॉ, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर मर्करी। हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ ने सबसे पहली बात तो ये बोली थी कि अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर अगर आप कोई गैस डिजोल्व कराना चाहते हो तो उस पर प्रेशर लगाओगे, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी वो गैस घुलती चली जाएगी। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप लोग क्या बोल सकते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, ये आ जाएगा KH/XB। यहाँ पर KH का मतलब क्या होता है? वैसे डिफाइन वगैरह ये थ्योरेटिकल है, इसको अलग से देख लेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर चिपका हुआ था तो मुझे करना पड़ रहा है। KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या मतलब होता है भाई? हेनरीज कांस्टेंट होता है। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट के बारे में एक खास बात बता दूं, KH की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के। याद रखिएगा ये बात, कई बार पूछी जाती है सोल्युबिलिटी में और KH में क्या रिलेशन रहता है। इसके बाद क्या करोगे? तो यहां से आप लोगों को सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KH और XB जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, इसको हम लिख सकते हैं सोल्युबिलिटी। तो अगर आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा? सोल्युबिलिटी हमारा बन जाएगा P/KH। P कितना, प्रेशर कितना दे रखा है? 760। KH कितना दे रखा है? 1.25 इंटू 10 की पावर 66। और यही हमारी क्या आ जाएगी इस केस में? सोल्युबिलिटी आ जाने वाली है। क्लियर है? और अगर आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ सोल्व करने में, कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए क्रिस्प सी वीडियो बने, है ना, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन, तो आपको दे क्या क्या डाटा रखा है? आपको दे रखा है WB, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 30 ग्राम। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 846 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी कि P नोट ए दे रखा आपको 23.8 मिलीमीटर मर्करी। आपको निकालना क्या है? आपको PA निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P नोट A इंटू XA। ये फॉर्मूला लगाओगे आप लोग राउल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई इसको करो सोल्व। इसको अगर सोल्व करना है तो पहले XA का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। मोल फ्रैक्शन देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स पूरे चैप्टर में यूज होती है, तो आपको सारी पता होना चाहिए। अगर आपको जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं, बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मास बाय मोलर मास करके। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपको 846, बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18, बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वॉशिंग मशीन, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास है यूरिया, यूरिया का मास है 30 और इसका मोलर मास होता है 60। सर H2 का मोलर मास 18 होता है, कैसे पता चला, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से 18 हो गया। और यूरिया NH2CO NH2, अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 आएगा। इसको कर दो यार, ये कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक है। और ये 47 बाय इधर 47 प्लस 0.5 यानी कि 47 और ये 47.5, तो ये कितना बनेगा 0.99। तो यहाँ से P नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है बेटा 23.88 और x से कितना आया है 0.99। इसको सोल्व कर लोगे जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, और ये कितना आएगा लगभग 23.55। क्लियर है, आपको एक प्योर सब्सटेंस का दे रखा है तो निकाला जा सकता है नहीं, राउल्स का याद होगा ना फॉर्मूला, अगर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 मिलीमीटर मर्करी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में वेपर प्रेशर से बहुत प्यार हो गया था सीबीएसई वालों को, पिछले 10 सालों में नहीं था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है आपको, देखिए यहां पर ध्यान से समझो, तो वहां पर क्या निकालना था, वाटर का निकालना था वेपर प्रेशर जस्ट। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और आपको 2-3 डाटा दे रखे हैं, ठीक है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, लिख लो यार, प्योर वाटर यानी P नोट ए कितना दे रखा है 32। उसके बाद आपको दे रखा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस एंड दिस। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे रखा है, यानी कि यहां पर PS दे रखा है, यहां पर राउंड नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। PS कितना दे रखा है 31.84। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बेटा आपको कितना 10 ग्राम, मोलर मास हमें उसका नहीं पता। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना है 200 ग्राम है, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है भाई, वाटर है सॉल्वेंट हमारा, और वाटर हमारा सॉल्वेंट को रोल प्ले कर रहा है, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा लिख देना। क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए इज इक्वल टू XB, और लिखे तो P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए। XB को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na प्लस NB। बेटा नीचे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, सर नीचे क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए। NB को आप लोग लिखोगे WB बाय MB, Na को लिखोगे WA बाय MA, वो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा MA WA, ठीक है। तो अब कर दीजिए, P नोट ए कितना दे रखा है आपको, P नोट ए दे रखा है 32 माइनस PS कितना दे रखा है 31.84 बाय P नोट ए कितना है 32। WB मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ सो दैट कि भाई बढ़िया से हो जाए ये, जस्ट अ मिनट, जगह बचनी चाहिए ना, और सर इसकी जगह में क्वेश्चन तो चला गया, आ जाएगा कहाँ जाएगा ये, चलिए कर दो। WB मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट है 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता तो इसको हम इधर रख लेंगे, इनटू में MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 18 और वो कितना है 200। तो यहां से इसको जब सोल्व करोगे तो MB इधर चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 32 में से माइनस हो गया 31.84, तो मेरे हिसाब से बचेगा 0.16 है ना। तो MB को इधर ले आए, ये कितना है 10, अच्छा वो कैंसिल हो चुकी है 0, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये आ गया 18 इंटू में 32
बाय में 20 इंटू में 0.16, डेसिमल हटा दो 100 लग जाएगा, है ना। 0 से 0 कट, 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गया यहाँ से 180 ग्राम पर मोल। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको उनसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 180 आया ना, हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है आपको, यानी कि आपको दे रखा है पी ए, पी ए, या फिर प्योर वाटर है तो प्योर ही होगा। कितना होगा भाई 17.536 मिलीमीटर मर्करी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि आपको पीएस निकालना है। डब्ल्यू भी आपको दे रखा है कितना 20 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है इसका 180 ग्राम पर मोल, और डिजोल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको 500 ग्राम्स। तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, काई बी बोलते हैं इसको। पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए, एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, वो जो नीचे वाला एन बी है उसको खत्म किया जा सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए एन बी इज डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए को डब्ल्यू ए और इसका एम ए ऊपर चला जाएगा। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए को अगर आप देखो तो 17.536, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, वाटर पता है 17.536 है। डब्ल्यू बी कितना है बेटा 20 बाय 180, और यहाँ पर एम ए वाटर ही है तो 18 बाय में 500। तो बेटा इसको सोल्व करना है, 0 से 0 कट हो जाएगा और 18 से 18 कट हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो आपका पीएस आ जाने वाला है, और पीएस लगभग कितना आएगा आपका 30। आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टीएफ को कैलकुलेट करना है ना। कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 60 ग्राम। इसका मोलर मास कितना गिवन है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन से डाटा उठाना आना चाहिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, डिजोल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको 250 ग्राम। केएफ दे रखा है, केएफ फॉर वाटर कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो कर दीजिए। तो डायरेक्ट टीएफ का फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डेल्टा टीएफ करना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है केएफ इंटू एम, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा केएफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी वॉशिंगटन से आएगी। तो कर दीजिए केएफ, केएफ इज 1.86, तो यहां से आपका क्या आएगा बेटा डेल्टा टीएफ आएगा 1.86। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉलिड कितना है 60 बाय मोलर मास कितना है 180 इंटू में 1000 बाय 250, डेसिमल हटाओगे अपॉन में कितना आएगा 100। 0 से 0 कट 25 और जा 100, 0 से 0 कट 6, अरे 6 3 जा 18, और ये 3 62 है ना, ये बन जाएगा 248 बाय में 100 है। तो डेल्टा टीएफ कितना आएगा बेटा 2.48, ये डेल्टा टीएफ आ गया। बट आपको डेल्टा टीएफ नहीं निकालना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो वो फॉर्मूला होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो आपको टीएफ निकालना है, टीएफ को इधर ले आओ, ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नोट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में इसको क्या लिख सकते हैं 273.15, और माइनस कर दोगे 2.48 केल्विन, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, मतलब वैसे 15 से ही करना है आपको, इन्होंने 273 लेके किया है तो 270.52। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ध्यान से समझ लीजिए, एक 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। आपको दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है 5% ग्लूकोज का, आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ऐसे केस में, क्या बात है भाई। देखिए दो डाटा है, तो इस केस में आप लोग क्या निकाल लोगे, सबसे पहले आप लोग पहले वाले डाटा को सॉल्व करोगे, और पहले वाले डाटा को सॉल्व करके आप केएफ की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। जनरली ऐसे जब दो डाटा को कंपेयर कर रखो ना, कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता होती। और देखिए मैं आपको बता दूं कि केबी का मतलब होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और एक होता है केएफ, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यूज होती है, वैल्यू डिपेंड्स
अपॉन किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोनों ही में ही सॉल्वेंट वाटर है तो केएफ की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो चलो पहले करते हैं। पहले आपको 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर दे रखा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम वाटर। ठीक है, हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 271 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो। डेल्टा टी एफ कैसे आएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 273.15 माइनस 271, तो ये कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन। तो इसके बाद क्या होगा भाई, बस ठीक है, इसके बाद तो हमने डाटा ही पुट करना है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। आप चाहो तो पहले मोलैलिटी भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा टी एफ, हमें के एफ की वैल्यू निकालनी है तो के एफ को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सारा डाटा एक तरफ। डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय डब्ल्यू बी इंटू में 1000। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ कितना आया हमारे पास, 2.15 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए यहाँ पर जो सोल्यूट है हमारे पास वो शुगर है, और शुगर का मोलर मास कितना दे रखा है, 342। पता भी होना चाहिए वैसे तो आपको, 342। मतलब ये 5-6 केस हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, है ना, ये याद ही कर लो, फायदे में रहोगे। और इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ गया, ये रहा 95, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, 5 इंटू में 1000। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं पीछे से देख के बता रहा हूँ, यहाँ से के एफ हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आया है के एफ, के एफ इज, या नहीं भी करोगे इसको पूरे को पुट करोगे तब भी आपकी हेल्प ही होगी। सर कैसे होगी हेल्प, चलो मैं एक बार अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 95 ग्राम वाटर, यही मतलब है। डेल्टा टी एफ के लिए सोल्व करोगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। अब देखिए के एफ कितना दे रखा है, के एफ आपका आया है 2.15 इंटू में 342 इंटू में 95 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 1000। ये सारे का सारा आपका क्या है, के एफ है। उसके बाद इस वाले डाटा पे जाओ, ये आपने के एफ की वैल्यू लिख ली। इसके बाद इस सारे डाटा पे जाओगे तो क्या होगा, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सोल्वेंट इस केस में कितना होगा, 95। तो देखो बहुत सारी चीज़ें तो इधर कट ही हो जाएंगी, 95 से 95 कट, 1000 से 1000 कट, 5 से 5 कट, है ना। तो बचा क्या है, बच गया आपके पास 2.15 इंटू में 342 बाय 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ आपका ये आएगा, डेल्टा टी एफ आपका आ गया, कितना आ गया भाई, 4.08। ठीक है बेटा, अब मेन बात क्या है कि आपको डेल्टा टी एफ नहीं निकालना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, आप इधर लिखोगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ यानी 273.15 और माइनस डेल्टा टी एफ, ये आ गया माइनस में 4.08, जो भी आएगा वो सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, एज 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज दिस फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो आप सुक्रोज वाले डाटा से केएफ निकाल लोगे और फिर ग्लूकोज वाले में पुट करके आंसर निकाल दोगे। उसके बाद है सम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैंने बोला हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। सम इथाइलिन ग्लाइकोल, सम मतलब हमें नहीं पता कितना है, इज एडिड टू योर कार रेडिएटर, कार कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर पता नहीं कहां से पढ़ लिया, with 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज -15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा ट्रिक से हटके क्वेश्चन हो गया, मतलब है ना, ट्रेंड से हटके हो गया। जैसे वो तो फ्रीजिंग पॉइंट था,
एक फ्रीजिंग पॉइंट का डाटा दे रखा है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो आप केएफ की वैल्यू निकाल लोगे। बट यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और उससे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो इसमें करना क्या है, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट मिसिंग है। अब मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करोगे, फिर आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए सोल्व करने जाओगे। तो देखिए बेटा करना कैसे है इस क्वेश्चन को, आपको डब्ल्यू नहीं पता है तो डब्ल्यू को हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप दिख तो गई होगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब डब्ल्यू तो हमें नहीं पता है, क्या पता है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखूँ 5 kg है, ग्राम्स में अगर लिखूंगा तो 5000 ग्राम्स लिख लूंगा। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो। OH है, CH2 है, CH2 है, OH है, OH का 17 हो जाएगा, ये कार्बन का 12 और 2 ये 14, ठीक है, ये बनेगा आपका 62, मोलर मास बनेगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। KF आपको दे रखा है कितना, 1.86 केल्विन kg पर मोल। आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन, कितना दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा टी एफ निकालो, डेल्टा टी एफ आप कैसे निकालोगे, T0F माइनस TF, T0F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर सेल्सियस में बात करोगे तो -15 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप इसको 15 केल्विन भी लिख सकते हो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो डिफरेंस होता है ना, चाहे वो सेल्सियस में लिखो चाहे आप केल्विन में लिखो, वो इक्वली होगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आप चलिए करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, यही करते आए हैं, ये डेल्टा टी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से जिसको सोल्व करना, डब्ल्यू बी को सोल्व करना, बाकी सारा डाटा एक तरफ, डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में WAG बाय के एफ इंटू में 1000। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ को अगर आप देखते हो तो कितना दे रखा है 15, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 62, WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स 5000 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय के एफ कितना है भाई, ये रहा 1.86 इंटू में 1000। तो यहाँ से डब्ल्यू भी आएगा बेटा, 1000 से 1000 कट हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 चला जाएगा, है ना, 62 3 ज़ा 186, 3 5 ज़ा 15। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया यहाँ से 500 ग्राम्स। अब ये वाला डाटा आप लोग पुट करोगे किस में, बॉइलिंग पॉइंट वाले डाटा में, है ना। आपको क्या निकालना, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डब्ल्यू भी आपको पता चल गया कितना है 500 ग्राम है। एम क्षमा कीजिए, एम बी कितना दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 62, के बी कितना है 0.52 ग्राम पर मोल, केल्विन kg पर मोल, एंड WAG मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम कितना है बेटा, अगर आप देखो तो 5000 ग्राम है। तो सेम अब इसको ले जाओ उधर पुट कर लो, थोड़े अगले पेज पे, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ओके। तो यहाँ पे हमने किया, तो फॉर्मूला लगाओ किस वाला, डेल्टा टीबी वाला बेटा जी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू एम। के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। के बी कितना है 0.52, डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट कितना है 500, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 62 इंटू में 1000, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5000, डबल 000 से 000 कट, इसका हटाओगे ये अपन में 00 आएगा, 00 से 00 कट, 5 से 5 कट, तो 52/62। भाई पता नहीं है डेल्टा टी बी हमारा कैसे इतना कम आ रहा है। यार वे तो वही चलना है, हमने मास ऑफ सोल्यूट निकालना था, मास ऑफ शायद मैंने कुछ गलती ना की हो, इसका डेसिमल हटाया था, ऊपर 100 गया था, 62 3 ज़ा 186, 3 5 ज़ा 15। यार ठीक है, ये तो डब्ल्यू बी मेरे हिसाब से तो 500 ग्राम ही आने वाला है। तो मास ऑफ सोल्यूट के इधर आके हमने पुट किया है, इसका डेसिमल हटा दिया, ये 52 है, 5000 से 1000 कट हो गया, 5 से 500 से
भाई मेरे हिसाब से तो देखिए बेटा यही आंसर आएगा, बाकी मैं गलती भी कर सकता हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बट वे यही होगा। यहाँ से डेल्टा टी बी आ जाएगा और डेल्टा टी बी को आप लोग पुट करोगे किस में, टी बी माइनस टी नोट बी वाले में, और यहाँ से टी बी आएगा आपका डेल्टा टी बी प्लस टी नोट बी, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना एक बार खुद से प्लीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, इसका मोलर मास आपको दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। आपको पाई इसके लिए कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 300 केल्विन, और आर आपको गैस कांस्टेंट दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो यहां से आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, पाई का। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू आर इंटू टी। सी मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में आर इंटू में टी। डब्ल्यू बी कितना है 5, मोलर मास कितना होता है बेटा, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखिए आपको वॉल्यूम इन मिलीलीटर चाहिए, बट यहाँ पर तो जो सॉल्यूशन है उसका मास दे रखा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम डेंसिटी को, जब ना दे रखी हो ना डेंसिटी, तब आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान के कर लेते हो, और जब 1 ग्राम पर मिलीलीटर मानोगे तो जो मास है वही वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, इंटू में आर। आर कितना है 0. जस्ट अ मिनट, 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300। इसका डेसिमल हटाओगे फॉर्म में कितना आएगा 10,000। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, है ना। और तो क्या ये 3 20 पे चला जाएगा, 5 4 पे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 821/40। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 20.51 ATM। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यहाँ से टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है भाया, हाँ 30 ग्राम। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में कर दूं, मैं छोटी यूनिट में लेके चलता हूँ, उसको 1 भी मान के चल सकते, फिर आपको ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं मिलीलीटर में लेके चलूँ तो 1 लीटर को मैंने लिख दिया। और यहाँ पर पाई कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 है ना। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन इज सेम इज 1.52, ये पाई 1 है एक ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2 1.52। तो आपसे पूछा गया इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंडीशन सेम दी गई है, तो आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन बताओ। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, पाई 1 इज इक्वल टू C1 इंटू में आर इंटू में टी, बाई में पाई 2 इज इक्वल टू में C2 इंटू में आर इंटू में टी। अब आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो पाई 1 कितना है हमारे पास, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स भाई 30/180 है ना, और वॉल्यूम कितना है इसका 1 लीटर है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब C2 का हमें नहीं पता, C2 को इसको ऐसे रख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से जो भी करेंगे हमारा C2 सॉल्व हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये 6। C2 कितना हो जाएगा 6 इंटू में 4.98/1.52। इसको जब सिंपल आउट करेंगे तो आपका ये लगभग 0.051 मोल पर लीटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा ऐसे केसेस में यहां पर आपको एक सोल्ट दे रखा है ना, तो WB कितना है, WB कितना है भाई 10 ग्राम है ना। मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना होगा
मोलर मास ऑफ CaCl2 है, ये दे रखा है 111 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। Kb भी दे रखा है, Kb कितना है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि I की वैल्यू कितनी होगी, I मीन्स होता है वेंट ऑफ फैक्टर। CaCl2 को आयंस में तोड़ लो, आप मान के चलोगे कि 100% डिसोसिएशन हुआ है तो ये टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I कितना हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालने को बोला गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि हमें डेल्टा TB ही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इजल टू I इंटू KB इंटू M। I कितना है 3, KB कितना है 0.52 M, यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। तो ये 3 इंटू में 0.52 WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 111 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200। 00 से 00 कट हो जाएगी और किससे क्या कट होगा, इसका डेसिमल हटा दो, अपॉन में 100 आएगा तो ये भी कट हो जाएंगे। ये 26 3 जा 78 78 बाई 111 ये आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 0.702 केल्विन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, देखो उसमें नहीं दे रखा तब भी हमने कंप्लीट ही मानी है। अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि वहां पर आई लगेगा, CaCl2 मेटल नॉन मेटल है तो यानी कि वो सोल्ट है, और सोल्ट है तो वहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला कंसेप्ट लगेगा, वेंटो फैक्टर वाला कंसेप्ट लगेगा, है ना। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। इन पे वेंट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। यहां पर आ जाइए, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है यहां से, TF प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लोबल सोल्ट। WB कितना दे रखा है हमें, WB हमें दे रखा है 6 ग्राम। मोलर मास हमें नहीं दे रखा है तो Na2SO4 को लिख लो। Na2 सोडियम का होता है 23 और 2 का हो जाएगा 46, सल्फर का होता है 32, O4 है, ऑक्सीजन का 16, ये 64 हो जाएगा। 10H2O है, 10H2O यानी कि 180, जोड़ दीजिए 6 2 8 4 12 1 5 4 1 5 3 8 8 16 और 6 22 1 22 2 होता है ना। तो ये 322, मोलर मास कितना हो गया 322 ग्राम पर मोल। अच्छा यहाँ से और क्या दे रखा है, KF दे रखा है आपको, KF कितना दे रखा है बेटा 1.86 केल्विन Kg पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 0.100 kg है, यानी कि इसको 100 ग्राम लिखा जा सकता है। I की वैल्यू निकाल लोगे, I फॉर Na2SO4 10H2O। बताइए सोडियम सल्फेट को अगर आप तोड़ने लगोगे तो कैसे टूटेगा, 2 Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, 2 सोडियम के आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। सर पानी भी तो टूटेगा, अरे पानी तो पानी में मिलके पानी हो जाएगा भाई, पानी तो पानी में मिलके पानी हो जाएगा, ठीक है। ये I इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3, तो कर दो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I कितना है हमारे पास 3, KF कितना है 1.86, M यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंग टन से आएगी, ठीक है। 3 इंटू में 1.86, WB मास ऑफ सोल्यूट है 6, मोलर मास है 322 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 100 है। तो बेटा इसको जब सोल्व करोगे 00 से 00 कट हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा दो, अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सिंपल आउट करोगे तो जो भी आएगा डेल्टा TF आएगा, और कितना आएगा डेल्टा TF यहाँ से यह आएगा 1.04 केल्विन, 1.04 केल्विन। तो फॉर्मूला लगाओ कौन से वाला, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है T0F माइनस TF। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना, TF को इधर रख लो, ये क्या जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। T0F कितना होता है, T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15 माइनस 1.04, और जो भी आएगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन 19.5 ग्राम FCH2CH फ्लोरोएसिटिक एसिड बोलेंगे इसके, जिसका मोलर मास आपको गिवन है, इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए अगर कभी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन
निकालना आ जाए तो उस केस में आप आई को खुद से मान के नहीं चलते, उन केसेस में आप आई की वैल्यू निकालते हो। क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। कई सारे क्वेश्चन इस बेस पे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू बी कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 19.5 ग्राम है। मोलर मास कितना गिवन है आपको, 78 ग्राम पर मोल। इट डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर डिफरेंस जो होता है वो मैंने आपको बोला है कि आप उसको मान सकते हो 1 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन हमें निकालना है बेटा, डिसोसिएशन। और आपको के एफ दे रखा है, के एफ कितना दे रखा है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो भाई बहुत शानदार। आपकी बातों को बड़ा करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में के एफ इंटू एम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी संशय नहीं होना चाहिए। आई के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। इस बात में भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, डेल्टा टी एफ है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, आई को एक तरफ रखेंगे क्योंकि आई की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब एक तरफ, डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ इंटू में, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए तो आई की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 1। एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 78 इंटू में डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना है, 500 ग्राम है, ये दे रखा है। के एफ कितना है, 1.86 है, इंटू में डब्ल्यू बी कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 19.5 है, इंटू में 1000 है। ठीक है, तो 00 से 00 कट, 5 2 जा 10, ये 2 39। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आई की वैल्यू अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ 0.705 आ जाएगी, अप्रोक्स ही आ गई, 0.705 नहीं, 0.705। एक मिनट में कर ही लेता हूँ। 1.86 इंटू में 19.5 हमारे पास नहीं होगा सर, 39 डिवाइडेड बाई 36, 39 डिवाइडेड बाई 36, ये आ गया अप्रोक्स आपका, जस्ट अ मिनट, 1.86 इंटू में 19.5 बेटा, तो ये है ओके 39 डिवाइडेड बाई 36.27, तो ये आएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 1-1.075, ये आ गई। ठीक है, कर लेना यार, मैं कैलकुलेशन में देख लो गलतियाँ कर देता हूँ कैलकुलेटर के बावजूद भी। तो ठीक है, ये आ गया आई की वैल्यू। इसके बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई -1 बाय n -1, और यहीं पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है तो 1 बाय n -1 होता है। आई कितना है 1.075 -1 बाय में n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए जो ये एसिडिक फ्लोरो एसिडिक एसिड है FCH2COOH, अगर आप इसको तोड़ते पानी में डाल के, देखिए अगर ये एसिडिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हो तो एसोसिएशन होती है, और अगर आप इसको पानी में डालते हो ना तो डिसोसिएशन होती है। तो यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाता है और FCH2COO नेगेटिव अलग हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 -1, तो ये कितना आ जाएगा 0.075, और इसने क्या बोला है 0.075 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और परसेंटेज में अगर आप इसको निकालना चाह रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 7.5% आ जाएगा अप्रोक्स, यही आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, ये भी बिल्कुल डिटो से जैसा क्वेश्चन है ना, बट इस केस में क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा कैसे करेंगे, डब्ल्यू बी आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना है 5 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है 122 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है
WAG मास ऑफ सोलेंट आपको दे रखा है 35 ग्राम, डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन, डेल्टा TF कितना आ गया 2.94। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। इफ इट फॉर्म अ डाइमर, डाइमर मतलब इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। तो ऐसे केसेस में, अच्छा KF दे रखा है आपको, KF फॉर बेंजीन 4.9 केल्विन kg पर मोल। ये बात मैंने अभी आपको बताई ही है कि अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो ऐसे केसेस में आई की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। तो I को एक तरफ रख लो, ये क्या हो जाएगा डेल्टा TF बाय KF इंटू M। I, अच्छा I डेल्टा TF दे रखा है इन्होंने, कितना है 2.94। KF कितना है, KF को अगर मैं देखूँ तो 4.9। M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग, वॉशिंग यानी कि इधर आएगा वॉशिंग, इधर आएगा मशीन, इधर आएगा 1000 और इधर आएगा वाशिंगटन। ठीक है, 2.94 बाय 4.9 इंटू में MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 122 बाय WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 35 बाय में 1000। ठीक है, ये 5 7 जा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर में 100 आएगा। आई 7 7 29, ये 7 चौक 28 42, ये कितना आ गया भाई, जीरो से जीरो कट कर दो, 42 इंटू में 122 बाय 10,000, ये आपकी आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू आई है क्या कहीं, ये आ गई, आई की वैल्यू आ गई 0.512। इसके बाद आप क्या निकाल दोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होगा बेटा I -1 बाय 1 बाय n -1। I कितना है 0.512 -1 बाय 1 बाय n, 1 बाय n, n डाइमराइज हुआ है तो n कितना लिखोगे 2, 1 बाय 2 -1। ठीक है, तो इसको जो भी करोगे, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान के चलो आपका ये आया है 0.976 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 97.6% आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला इधर भी लगाना है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, ये आप लोगों ने खुद से करना है, बिल्कुल सेम ही कॉपी है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो पहले क्या कर लोगे आप लोग, आई की वैल्यू निकाल लोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे आई। अब देखो ये अलग अलग फॉर्मूला है, बट बेटा सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको ये बता ही रखा है। अगर कभी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I -1 बाय n -1, और अगर कभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I -1 बाय 1 बाय n -1। आई की वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब यहाँ पर WB कितना है 5.85 ग्राम है, मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इन लीटर आपको दे रखा है कितना दे रखा है यार, पर लीटर है यानी कि 1 लीटर मान लोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है पाई, कितना दे रखा है 4.75 ATM। आर की वैल्यू दे रखी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो कर दीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व। कैसे करेंगे बेटा, पाई इक्वल टू क्या रहता है I इंटू में C इंटू में R इंटू में T। आई की वैल्यू हमें निकालनी है ना, सी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन को आप लोग कैसे लिख सकते हो N/V, N/V यानी कि WB बाई MB, और वॉल्यूम तो 1 ही दे रखा है तो ये 1 रहेगा। आर गैस कांस्टेंट कितना है 0.082, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कैल्विन में लिख लेंगे, 300 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको सोल्व करो यार। तो पाई कितना दे रखा है 4.75, और यहाँ से बेटा जी WB कितना आएगा, अच्छा आई को एक तरफ रख लो, ये 4.75 MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 58.5 डिवाइडेड बाय 5.85, 0.082 इंटू में 300, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 जाएगा,
इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में क्या आएगा 1000, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर क्या जाएगा 1000। जब इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो कर दो यार, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट, फिर ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, ये कैंसिल, ये 475/82 इंटू में 3। इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आ गई हमारी 93%। अब आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I-1/n-1। बाकी यहाँ से आई आपका ये आया है, सॉरी आई आपका ये आया है, तो I 1.93 -1 n, NaCl कितने पार्टिकल्स में टूट सकता है, NaCl आपको 2 पार्टिकल्स में टूट सकता है, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 0.93 और परसेंटेज में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 93%। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय। अब देखिए, अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन निकालनी है तो हम वो वाला कंसेप्ट करेंगे, और कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको, जैसे इस केस को देख लो, K2SO4 दे रखा है, यहाँ पर हमें I लेके चलना है, तो K2SO4 का I कितना होगा, अज्यूमिंग K2SO4 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो K2SO4 किस में टूटेगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई है 3, है ना। WB कितना है, WB आपको दे रखा है भाई 2.32 इंटू में 10⁻⁻2 ग्राम, और वॉल्यूम दे रखा है इन लीटर, कितना दे रखा है 2 लीटर। मोलर मास ऑफ K2SO4 कितना हो जाएगा, के पोटेशियम का 39 होता है, 2 का हो जाएगा 78, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, 4 2 6 और 8 1 7 7 204 क्या या 194 ग्राम पर मोल आगे मान के चलो। टेम्परेचर आपको दे रखा 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। बस अब आपको पाई निकालना है। पाई इक्वल टू क्या होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। पाई I कितना है 3, C वॉशिंग मशीन 1000 में नहीं 1 में लिखो क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है, इंटू में R इंटू में T। 3 WB कितना है 2.32 मोलर इंटू में 10⁻⁻2। वॉल्यूम कितना है, मोलर मास कितना है भाई 194 जो हमने सोल्व किया है 1/2। और यहाँ से R गैस कांस्टेंट कितना आएगा, गैस कांस्टेंट बेटा ये आएगा अगर आपका लीटर में ले रखा है तो ये बन गया भाई 0.082 और टेम्परेचर कितना है 298। इसको सोल्व कर लोगे बेटा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये 174 आया भाई, पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ गलती हो गई हमसे। 4 2 6 1 6 और 3 9, सॉरी 100 वही, तो ये हो गया 174। तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक को माफ़ कर देना, बाकी हर टाइप के पूरे मुश्किल क्वेश्चन हमने किए हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर कभी निकालनी हो तो आई की वैल्यू को हम निकालते हैं, और अगर हमें कभी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह निकालना है तो आई की वैल्यू हम पुट करके चलते हैं। तो आई की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होती है, अगर पुट ही करनी है तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 आई की वैल्यू। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ MgCl2 की क्या होगी, MgCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो टूटेगा Mg2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। आपका K2SO4 है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगी बेटा जी वैल्यू 3। AlCl3 को अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगी 4। अगर आप कैसे हो जाएगा K4 FeCN6 है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 4K पॉजिटिव और ये FeCN6 4 नेगेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नॉन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल। सेल रिएक्शन क्या दे रखी है, ZnCU2 पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है। हाउ विल ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज एंड Zn2 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज। चलो तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा जी क्या, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अच्छा यहाँ से अगर सेल नोटेशन भी आया था तो सेल नोटेशन आप कैसे करते, कंपेयर कर देते जिंक को जिंक से, तो यहाँ पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रही है भाई रिडक्शन।
ठीक है। तो सेल नोटेशन जब भी करते हैं तो सेल नोटेशन में क्या होते हैं, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आता है, लेफ्ट साइड में आप लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हो, राइट साइड में आप लोग क्या दिखाते हो, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन दिखाइए, Zn से क्या बन रहा है, Zn 2 पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर, ये रिडक्शन है। अब इन्होंने बोला है कि नर्स्ट इक्वेशन लिखो यार इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन। एन का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप नोटिस करो जिंक से जब जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 का। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 का गेन है, तो एन आप लोगों ने 2 पुट कर दिया। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयनिक फॉर्म लिखते हो, टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, आयनिक फॉर्म लिखते हो, इस पर रिडक्शन हो रही है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर रिडक्शन वाले को कर दो, जैसे आपने कॉपर वाले को ऊपर कर दिया और जिंक वाले को नीचे कर दिया, तो ये जो माइनस वाला साइन है ये प्लस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, फॉर्मुला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। या फिर ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.059 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन बाय कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये हो गया। अब ये है कि अगर आपने Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बताइए Cu2 पॉजिटिव आयन की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल पे क्या फर्क होगा, भैया प्लस में ही जाएगी वैल्यू सारी की सारी, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन अगर आप इंक्रीज करोगे तो ई सेल ऑल्सो इंक्रीज करेगा। और अगर आपने Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा भाई, Zn2 पॉजिटिव अपोन में है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो अगर Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो ई सेल जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Mg प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स Ag प्लस Mg पॉजिटिव गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो राइट द नर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, Mg को Mg से कंपेयर कर दोगे, ये रहा Mg, तो इधर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Ag पॉजिटिव से Ag में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है रिडक्शन। तो सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है पहले। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा, सॉल्ट ब्रिज, इधर ऑक्सीडेशन और इधर क्या आएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, Mg से Mg2 पॉजिटिव हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है, ये क्या है भाई, रिडक्शन है। क्लियर है। अब आपके दूसरे पॉइंट पे आ जाओ कि नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन देना। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयनिक फॉर्म पे, बाय कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, Ag पॉजिटिव। अब यहाँ पर Ag पॉजिटिव की पावर 2 की गई है, इसका रीजन क्या है, देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, Ag पॉजिटिव से Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अगर ये डिफरेंस मैच ना करे, जनरली ये डिफरेंस मैच कर जाता है, अगर ये डिफरेंस मैच नहीं करता तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब Ag पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का है, सो दैट कि डिफरेंस मैच हो जाए तो हम इसकी पावर क्या करके चलते हैं, 2। Mg2 पॉजिटिव की पावर कुछ 2 3 क्यों नहीं की हमने, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा है और रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, तो उसकी हमने सिंपली रखा है। समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ अगर निकालने में नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, Al से Al3 पॉजिटिव है, 0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज, निकल 2 पॉजिटिव से निकल है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जब नर्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्व करने जाते हो तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ई नोट सेल निकालते हो। ई नोट सेल अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो फॉर्मूला होगा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो राइट में प्लेस है माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेफ्ट में प्लेस्ड है। राइट में कौन है, निकल, निकल का कितना दे रखा है भाई, माइनस 0.25, माइनस लेफ्ट में कौन है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का कितना है, माइनस 1.66, तो ये माइनस 0.25 प्लस 1.66, तो ये कितना हो जाएगा 1.41 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आ गया। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सेल पॉसिबल है कि नहीं, देखो अगर किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है इट मींस वो सेल हमारे पास पॉसिबल होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। अगर आप यहां से इस रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा जी, Al से क्या बन रहा है, Al से बन रहा है Al3 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर सोल्ट ब्रिज है, निकल 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव से निकल बन रहा है। कंपेयर कर लो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 3 का, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 2 का। अगर कभी ये डिफरेंस मैच ना करे तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितना आ गया बेटा जी, 6 आ गया। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इस पे हो रही है, इसकी आयनिक फॉर्म लिखी Al3 पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो 6 का है, तो इसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी 2 बाय निकल 2 पॉजिटिव, है ना, निकल 2 पॉजिटिव। अब निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा था जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 का है, सो दैट कि डिफरेंस मैच हो जाए तो इसकी पावर हमने कर दी 3। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर पुट करो, ई नोट सेल कितना है 1.41 माइनस 0.0591 बाय एन, एन कितना है 6,
लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001, डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 10 की पावर आप -3 कर सकते हो और इस पूरे की पावर कितनी करनी है 2 करनी है, यहाँ पर आपने 2 कर रखी है। बाय निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, निकल 2 पॉजिटिव 0.1, 0.1 डेसिमल के बाद 1 नंबर है 10 की पावर -1 कर सकते हो और इसकी पावर 3 करनी है तो 3 कर दिया। 1.41 माइनस 0.0591 बाय 6 लोग, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर क्या बचेगा -3, ये पावर आगे आएगी तो ये क्या बन गया 1.41 माइनस आगे आएगा ये प्लस हो जाएगा 0.0591 बाय 6 इंटू में 3 और यहाँ पर log 10 1 होता है 3 2 जा 6 तो ये कितना बन जाएगा 1.41 प्लस 0.0295, इनको जब सम कर दोगे तो लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड लॉग केसी, लॉग केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आपको एक सेल दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है तो सिंपल है यार, डेल्टा जी नोट जब भी आप निकालते हो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है -NF ई नोट सेल। एन का मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, आप कंपेयर कर दो, निकल को निकल से 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एजी को एजी से यहाँ पर भी 2 का, तो ये 2। अगर डिफरेंस सेम है तो जितने का डिफरेंस है वही एन होता है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 फैराडे कांस्टेंट कितने बेटा 96,500 और ई नोट सेल कितना दे रखा है 1.05, इसको सिंपल आउट करोगे जो भी आएगा क्या आएगा -202650 जूल पर मोल। इसको बेटा जी आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको log केसी निकालना है। log केसी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, log केसी के लिए फॉर्मूला होगा, इधर बॉक्स बना देता हूं, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log केसी। ई नोट सेल कितना है भाई, ई नोट सेल यहाँ पर दे ही रखा है, बहुत अच्छे इंसान है, 1.05 इंटू में एन कितना है एन 2 है बाय 0.0591 और यहाँ से log केसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जनरली log केसी निकालना होता है, केसी नहीं निकालना होता, तो log केसी की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ये देख लो, सिंपल आउट करोगे ना इसको। ठीक है, और अगर कभी केसी की वैल्यू निकालनी आ जाए तो इस log को पोल में लेके जाएंगे तो एंटी log करना पड़ेगा और वो वैल्यू ये आएगी, आपको गिवन होगी इस log की एंटी log की वैल्यू जो है। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एंड log केसी, इसको ये सेम ही टाइप है तो बेटा जी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, ई नोट सेल आपको निकालना आना चाहिए। ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हैं, अगर सेल नोटेशन दे रखी है तो राइट माइनस लेफ्ट, और अगर सेल नोटेशन नहीं दे रखी है तो ई नोट विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कंपेयर कर लो कैडमियम को कैडमियम से, यहाँ पर कैडमियम पे +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, इट मीन्स रिडक्शन हुई है, पता है ना आपको, एक होती है ऑक्सीडेशन एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है, रिडक्शन किसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज घटता है नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। कैडमियम 2+ से कैडमियम हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन है और इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है -0.403। माइनस जिंक को देखो, जिंक से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन है, कितना दे रखा है -0.763 -0.403 प्लस 0.763 तो ये कितना आ जाएगा 0.36 वोल्ट आ जाएगा। अगर किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है इट मीन्स वो सेल हमारे पास पॉसिबल है। डेल्टा जी नोट निकाल लो, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला -NF ई नोट सेल, एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, 2 का फैराडे कांस्टेंट 96,500 और ई नोट सेल ही आ गया। ठीक है, जो भी आएगा जूल पर मोल में आंसर आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इसके बाद आप log केसी निकाल लोगे, log केसी क्या हो जाएगा एन, ओके वेरी नाइस, एन ई नोट सेल बाई 0.059, ये 2 है, ई नोट सेल 0.36 है, ये 12.20 आ गया। और अगर देखिए इसने log केसी निकालने को ही बोला है, केसी निकालने को नहीं बोला है, अगर केसी निकालना है तो log को अपॉन में लेके जाओगे, एंटी log करना पड़ेगा इसका। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ सेल हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, मेरे हिसाब से इतना हमने कर लिया है कि ई नोट सेल निकालना ईएमएफ निकालना आ जाए। स्टिल एक ट्राई मारते हैं कि जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ई नोट सेल लिखना पड़ेगा। अब ई नोट सेल क्या होगा भाई, ई नोट, अब सेल नोटेशन नहीं दे रखी है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब कंपेयर कर दो क्रोमियम को, क्रोमियम से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, आयरन को आयरन से तो पॉजिटिव चार्ज घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये है रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है आयरन पे जिसका कितना है -0.44, माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है क्रोमियम पे, और क्रोमियम का कितना है -0.74,
इसको सिंपल आउट करोगे -0.44 प्लस 0.74, तो ये कितना हो जाएगा 0.30 वोल्ट। ठीक है, तो और आपसे पूछा जाए सेल पॉसिबल है कि नहीं, ऑब्वियसली ये सेल पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसके लिए क्या करोगे, नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना है 0.30 माइनस 0.0591 बाय एन। एन देख लो भाई, आप कंपेयर कर लो क्रोमियम को क्रोमियम से, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर 3 प्लस का है और 2 टाइम्स है यानी कि 6 हो गया। आयरन को कंपेयर कर लो, यहाँ पर +2 है 3 टाइम्स यानी कि 6 और इधर 0 है, तो एन कितना आ गया 6 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयनिक फॉर्म लिखनी है, इस पे है Cr3 पॉजिटिव और इसकी पावर बनाओगे, इसका कोफिशिएंट है 2 या फिर कॉमन सेंस है यार, ये 3 प्लस है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, रिडक्शन किस पे हो रही है, रिडक्शन हो रही है आयरन पे Fe2 पॉजिटिव पे, Fe2 पॉजिटिव और इसकी पावर क्या कर दोगे 3 कर दोगे, तो कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा भाई 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6 लोग क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 10 की पावर -2 करोगे और इसकी पावर 2। Fe2 पॉजिटिव कितना है 0.1, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 10 की पावर क्या करोगे -1 और इसकी पावर 3। ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, कैंसिल, 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये आगे आएगा। तो बेटा जी अब क्या होगा 0.30 प्लस ये -1 जो बचेगा यहाँ से वो आगे आएगा, -1 इसको प्लस कर देगा 0.0591 बाय 6 और log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। बाकी इसको सोल्व करना है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, लगभग इतना आपका आंसर आ जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नोट सेल फॉर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ए नोट सेल आपको दे रखा है कितना 2.71 वोल्ट है। भाई न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना जब भी क्वेश्चन करने जाओ, मतलब क्वेश्चन को। MgCu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, कैलकुलेट ई सेल। सबसे पहले तो हमें ई सेल निकालना है फॉर द रिएक्शन। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन बतानी है, लेस देन 2.71 वोल्ट ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट। ये एक क्वेश्चन लगभग पूरा सार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ई सेल। ई सेल मतलब EMF, EMF मतलब नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, आप कंपेयर कर दो Mg को Mg से, तो यहाँ पर 0 से +2 और इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन है ना, और कंपेयर कर दो कॉपर को कॉपर से, ये +2 से कितना चार्ज हो रहा है 0 चार्ज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है रिडक्शन है, यही लिख दिया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर है ना, तो एन की जगह पर आपने क्या पुट किया 2 पुट किया, और इन और सेल कितना है 2.71 वोल्ट है। लोग Mg2 पॉजिटिव कितना दे रखा है 0.001, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो सीधा यार तुम इसको ऐसे लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा 10 की पावर -3, और ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ये लिख लेना 10 की पावर -2, -2 से -2 कैंसिल, 10 की पावर -1 बचेगा तो ये आगे आएगा, तो ये 2.71 और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये बनेगा प्लस 0.0295। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेल को समझना चाहूँ तो Mg पर क्या हो रही है, Mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन है ना, और Cu पर क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे बेटा और करंट ऐसे जाएगा, अगर हमारा सेल नॉर्मली बिहेव कर रहा है। अगर हमारा ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लेस देन 2.71 वोल्ट है, एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट से कम है, हमारे सेल का पोटेंशियल 2.71 है और बाहर का पोटेंशियल 2.71 से कम है, तो हमारा सेल जीत जाएगा। तो सेल जिस तरह से काम कर रहा है वैसे ही काम करता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैग्नीशियम से कॉपर की तरफ और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम। अब दूसरे केस पे आ जाओ, अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 2.7 वोल्ट हो जाए, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम हमारा सेल हार जाएगा, हमारे सेल की रिएक्शंस उल्टी हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ जाने लगेगा और करंट मैग्नीशियम से कॉपर की तरफ। यही लिखा गया है, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट देन करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मैग्नीशियम टू कॉपर। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट ही हो जाए, हमारे सेल का पोटेंशियल भी 2.71 वोल्ट है और बाहर का पोटेंशियल भी 2.71 वोल्ट हो जाए, ऐसे केस में हमारे सेल काम करना ही बंद कर देगा, कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा और पुराने वाले डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, कहीं नहीं फ्लो करेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी। ओके, अब डेल्टा जी नोट नहीं निकालना है, फर्क है। देखिए, एक होता है डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है। ठीक है, चलो बहुत शानदार भाई, तो करो। तो सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल निकाल लेंगे। अब आपको सेल नोटेशन दे रखी है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो। राइट में कॉपर है, कॉपर कितना होता है 0.34, माइनस लेफ्ट में क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है -2.37, तो कितना हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37, तो कितना आ जाएगा 2.71 वोल्ट। हमारे सेल का पोटेंशियल कितना आ गया है भाई, 2.71 वोल्ट आ गया, है ना। और नॉइस्टिफिकेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लोग कंसेंट, ऐसी होती है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम पे, और रिडक्शन किस पे हो रही है, कॉपर पे। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखो तो 2 का ही बन रहा है। ठीक है, तो कर दो। तो 2.71 वोल्ट जो कि हमारे सेल का पोटेंशियल आया है, 0.0591 बाई 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम पे है 0.001 है, ये 0.0001 है, ये कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा 0.1, और 0.1 को मैं लिख सकता हूँ log 10, log 10 1 होता है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2.68 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा जी निकाल देंगे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एन एफ ई सेल 2 फैराडे कांस्टेंट 9500, और ई सेल कितना आया है बेटा, ये रहा। ये नोट सेल नहीं पुट करना है क्योंकि हमें डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नोट नहीं निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, आगे नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 3 पॉइंट। ओके, आपको क्या दे रखी है बेटा, हमेशा पहले डाटा उठाओ कि क्या क्या दे रखा है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.001 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा, कितना दे रखा है 3.905 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय एम, एम या फिर सी मतलब मोलैरिटी वही होता है। अब कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा इज 3.905 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1000, एम मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.001, इसको सिंपल आउट करेंगे हो जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, ये बात कोलरस ने बोली थी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस पे डिपेंड करती है। तो आप लोग निकाल लोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 40.9 और प्लस में 349.6, इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग 390.5 आएगा, है ना। अब ये पुट कर दो ये वाली वैल्यू जो आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली है, 0.1 आ गया। 0.1 को आप लोग लिख सकते हो 10% भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, यहाँ पर आपको मोलैरिटी दे रखी है बेटा, सारा डाटा उठाओ। मोलैरिटी दे रखी है 0.05 मोलर, है ना। लेंथ दे रखी है L 50 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज R, कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 3 ओहम। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, R इक्वल टू होता है रो L बाय ए, और रो क्या हो जाएगा RA/L। तो कर दीजिए, R रजिस्टेंस कितनी देर के 5 इंटू 10 की पावर 3, एरिया ये है, लेंथ ये है, सोल्व करोगे तो याद आएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी निकालनी है। कप्पा, कप्पा के कई सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, जैसे कप्पा का एक फॉर्मूला होता है G इंटू जी स्टार, जी का मतलब होता है कंडक्टेंस और जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r इंटू में जी स्टार, है ना। जी कंडक्टेंस को हम 1/r 1 रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A, सेल कांस्टेंट को L/A भी दिखा सकते हैं। और कप्पा का एक फॉर्मूला होता है 1/ρ, 1/ρ का मतलब क्या है कि ये रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज कप्पा, कप्पा इज 1/ρ, 1/62.5, तो ये आ गया 0.016 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूँ तो क्या आएगा कप्पा इंटू 1000 बाय एम। अब कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा ऊपर है 0.016 इंटू में 1000 और एम मोलैरिटी, सोल्व कर लोगे बेटा।
क्लियर। मेन आपको क्वेश्चन से डाटा उठाना और उसको पुट करना आना चाहिए, ठीक है। आपका वैसे तो आंसर आ ही जाएगा, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है। हाँ मैं थोड़ा स्लो करता हूँ बट तुम लोग कर लोगे, है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल जिसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है आर कितना है 100 ओम। जस्ट अ मिनट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद ओके 0.02 मोल पर लीटर KCl, एक अलग मोलैरिटी दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 520 ओहम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इस केस में द कंडक्टिविटी, और पुराने वाले केस में कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक डाटा दे रखा है, दूसरे वाले के लिए डाटा जब सोल्व करना होता है तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ रही होगी। आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पर सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल लो जो डाटा आपको दे रखा है। पहले रेजिस्टेंस है ना, और मोलैरिटी है, ये है। उस केस में कंडक्टिविटी कितनी है ये दे रखी है बेटा आपको 1.29, ठीक है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे। भैया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया तो था, G/G या 1/R इंटू में G स्टार। और अगर आपको G स्टार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा कप्पा इंटू R। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब एक डाटा से आप लोग कांस्टेंट निकाल लोगे, ये हम सॉल्यूशन में भी करते आए थे, और इवन केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसे करोगे। एक डाटा से आप लोग कांस्टेंट निकालोगे, दूसरे डाटा में पुट करके फिर वैल्यू सोल्व करते हो। तो यहाँ से आपका सेल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले केस पे आ जाओ। दूसरे वाले केस में आपको रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 520 ओम दे रखी है ना, ये रही, और स्टर्म मोलैरिटी कितनी है ये। तो कंडक्टिविटी निकाल लो, कंडक्टिविटी क्या होगी 1/R इंटू में G स्टार इज सेल कांस्टेंट, ये आ गया। इसके बाद आप मोलर कनेक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा कितने दे रखा है भाई, कप्पा 0.248 इंटू में 1000 बाय में m मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.02। इसको सोल्व करने ना आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए। पहले एक डाटा कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी से आप लोग सेल कांस्टेंट निकालोगे, फिर दूसरे वाले डाटा में इसको पुट करोगे। यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला है द इलेक्ट्रिकल, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, जहां पर आपको मोलैरिटी दे रखी है कितनी 0.02 मोलर, डायमीटर दे रखा है 1.40 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 44, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 इंटू में 10⁻³ ओहम। अब ये डी डायमीटर से आप लोग क्या निकाल सकते हो रेडियस D/2 करके 1.40 का जब हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 0.70। तो यहाँ से एरिया निकाल लोगे, एरिया क्या होगा πr², पाई 22/7 और r यानी 0.7 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग करोगे। तो अब सोल्व क्या क्या डाटा करना है आपको इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी क्या होता है रो इज इक्वल टू RA/L। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर R क्या दे रखा है आपको, R ये दे रखा है ना। एरिया कितना है πr², पाई है 3.14 और r² हो गया, बाई में L कितना है ये रहा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा रो आ जाएगा। और अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो 1/रो 1/174.8, तो ये आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कप्पा इंटू 1000/m, तो इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। देखो कैसे करेंगे, निकल से निकल 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो निकल से निकल 2 पॉजिटिव हो रहा है भाई। तो ये क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन है, सॉल्ट ब्रिज है। Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है Ag, तो ये क्या है रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन किस पे होती है एनोड पे, रिडक्शन किस पे होती है कैथोड पे। और आपको पता होगा एनोड पे कौन सी चार्ज होती है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है यहाँ पर, सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट होता है वायर वाला और उधर इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट कैरियर। इसके बाद अगर आपको कभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3 COOH की, कभी भी देखो यार इस केस में क्या करोगे आप लोग, CH3 COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस किस से मिलकर बनेगी CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, पॉइंट नंबर 1। अब देखो यार क्या करोगे आप लोग इनका, आप ये देखो जैसे HCl है, HCl में से आपको H मिल जाएगा,
NaCl में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, CH3COO में से आपको CH3COO मिल जाएगा। तो जो चीज़ आपको चाहिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। जो आपको चाहिए CH3COO वो थर्ड में है, जो आपको H चाहिए वो 1 में है। तो जब आपको CH3COO चाहिएगा, H चाहिएगा, ये तो आपको नहीं चाहिए Cl और Na, तो उसको निकालने के लिए माइनस करोगे 2 को, तो ऑपरेशन सेम लगेगा, है ना। अब कौन कौन सी वैल्यू जोड़ोगे, थर्ड की और फर्स्ट की, और माइनस कर दोगे सेकंड वाली। अगला क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। बेटा इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो आप देखोगे कि MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाने में 1 मोल के लिए रिएक्शन देखोगे, या कभी हाफ मोल के लिए हो सकती है, 2 मोल्स के लिए हो सकती है, ये तो चलो 1 मोल के लिए। तो आप ये देखो कि इस रिएक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। MnO4 नेगेटिव में अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे 7 है, और Mn2 पॉजिटिव में अगर आप देखोगे तो इसका 2 है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो अगर आपको कभी चार्ज रिक्वायर्ड पूछा जाए तो इनके 1 मोल है, चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, हमेशा NF, N यानी 5 और फैराडे यानी 96,500। अब दूसरी बात पे आते हैं, अगर मान के चलो ये Al3 पॉजिटिव से आपको बोल दे Al बनाने को, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 3, तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा भाई, चार्ज रिक्वायर्ड यहाँ पर हो जाएगा NF मीन्स 3 फैराडे या 3 × 96500। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर ये तो है चलो 1 मोल की बात, अगर ये बोलते 2 मोल, अब 1 मोल के लिए 3 की जरूरत पड़ती है, तो 2 मोल्स के लिए 6 मोल की जरूरत पड़ेगी, 6 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। 10 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 10 मोल के लिए 30 फैराडे हो जाएगा, या 0.5 मोल्स के लिए। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को कर लेने वाले। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकंड डज इट रिक्वायर टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe। Fe3 पॉजिटिव से आपको Fe बनाना है, Fe3 पॉजिटिव से अगर आपको Fe2 पॉजिटिव बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। बट इन्होंने क्या बोला है सो सॉरी यार, सो सॉरी, आई नो बहुत शोर आया होगा, सो सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है, बट एग्जाम दे सकते हैं तो अब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको चार्ज की बात करूँ, चार्ज रिक्वायर कितना आएगा, 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब 3 × 96,500, इतना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है इस चेंज को करने के लिए। अब ये बोला हाउ मेनी सेकेंड्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ से क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I × T। तो T हमारे पास कितना है, T हमें निकालना है, तो हो जाएगा Q/I। Q 3 × 96500, तो हो जाएगा 289,500। और I कितना एम्पियर ऑफ करंट है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है हर सेकंड, तो यहाँ से सेकंड आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, और ये इतना आएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया गया है उसको आयंस में तोड़ो। निकल नाइट्रेट को जब आप तोड़ोगे, निकल 2 पॉजिटिव होगा और NO3 नेगेटिव होगा। निकल 2 पॉजिटिव को डिपॉजिट होना है, तो निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होगा। आप पहले आयनिक रिएक्शन बनाओगे और देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हो गया भाई। अब W निकालना है, मास निकालना है। मास का फॉर्मूला होता है Z, Z × I × T। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N × F इंटू में I × T। मोलर मास आपको गिवन होगा 58.7, N कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है, F फैराडे कांस्टेंट, I कितना करंट है भाई 5 एम्पियर, और टाइम कितना है 20 मिनट्स। मिनट्स में टाइम नहीं लेना है, सेकंड्स में टाइम लेना है। तो इंटू में 60 कर दोगे, 00 से 00 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। बाकी सारा जब आप सोल्व कर लोगे तो बेटा अप्रोक्स इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ लगता है। व्हेन अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए एंड बी। तो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं इस तरह से, ठीक है। एक के अंदर आपको दिया गया है जिंक सल्फेट और एक के अंदर आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आप रोड्स लगा दोगे, है ना, यहाँ पर बैटरी लगा दोगे इस तरह से। तो कनेक्टेड इन सीरीज 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले आप सिर्फ आपको बोला गया कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर वाले को करो, कॉपर की आयनिक रिएक्शन लिखो। कैसे लिखोगे, कॉपर सल्फेट को अगर आप तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी भाई, कॉपर बन के डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये बन गया कॉपर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे W इज इक्वल टू Z × I × T, और अगर T निकालना है तो ये क्या हो जाएगा W/Z × I, यही है। अब Z क्या होता है बेटा जी, ये बनेगा मोलर मास बाय क्या बनेगा W इन्होंने बोला है कि हमारे पास है 2 ग्राम,
जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5, बाय में एन, बाय का एन इसका ऊपर चला जाएगा 2, और आई कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है, और इंटू में 96,500 मोलर मास बाय एन इंटू एफ, इंटू में 96,500 भी आएगा इधर, ठीक है। तो बस यही होगा यार, टी निकालना है। तो डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू हमारे पास है 2 ग्राम, ये 2 एम्पियर हमने करंट के लिए लगाया, नहीं 2 एम्पियर लगाया, 63.5, जेड की वैल्यू यही होती है ना, मोलर मास बाय एन इंटू एफ, ये मोलर मास लिखा, ये इसका एन है, ये इसका एफ है, ठीक है, और आई ये 2 एम्पियर करंट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे बेटा 3040 सेकंड आएगा, बहुत सिंपल है। आई होप तुम लोग क्लियर हो रहा होगा। चलो मैं सारा का सारा एक बार दोबारा करा देता हूँ। देखो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है जिट, है ना, जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होता है मोलर मास बाय एन इंटू एफ इंटू में आई इंटू में टी डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है यहाँ से 2 है, और मोलर मास कितना है बेटा 63.5 बाय एन 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, कितना करंट है 2 एम्पियर है, और कितने टाइम के लिए ये तो चलो हमें नहीं पता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा बाय में 63.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर ये आएगा, ठीक है, टाइम निकाल दिया। अब आपको निकालना है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ जेड कितना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट है जिंक का, मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट है कॉपर का। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर मास बाय में जो चार्ज होता है उनके ऊपर, तो वेट ऑफ जिंक निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हमें पता है ये 2 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना होगा, जिंक सल्फेट में जिंक पे कितना चार्ज आएगा, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो इसका मोलर मास है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये इक्विवेलेंट मास आ जाएगा जिंक का। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कॉपर का। तो यहाँ से आप बता दोगे कि आपका जिंक कितना डिपॉजिट होने वाला है, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी ये अगले वाला क्वेश्चन भी है ना। अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास हो रहा है, FeSO4 में से जिंक SO4 में से 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट हो गया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, हाउ लो कैलकुलेट द जिंक डिपॉजिट। तो वही है कितना डिपॉजिट होगा टी निकाल लोगे, वही वाला फॉर्मूला जो है W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होता है मोलर मास बाय एन इंटू एफ इंटू आई इंटू टी डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अगर टी को इधर रख लूँ, अगर हम टी को इधर रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एन इंटू एफ बाय मोलर मास इंटू में आई। डब्ल्यू कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है 2.8 एन। आप आयन बना लोगे बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा FeSO4, इसको तोड़ोगे तो ये Fe2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा, तो जो Fe2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा Fe। तो यहाँ से 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, और मोलर मास कितना होता है इसका 56 इंटू में आई, करंट कितना पास करवाया जा रहा है भाई 2 एम्पियर, तो डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 28 2 जा 56, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4825 सेकेंड। अब आपको बताना है कि जिंक कितना डिपॉजिट होगा, मास ऑफ Fe डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe है, मास ऑफ जिंक उतना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक है। तो Fe डिपॉजिट हो रहा है 2.8, और ये कर दोगे यार इक्विवेलेंट मास, इनके इक्विवेलेंट मास कैसे निकलते हैं, मोलर मास बाय में एन, एन मतलब जो उन पे चार्ज बनेगा। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दे रखी है A + 3B गिव्स 2C। इस रिएक्शन को देख लो। और इसमें आपको क्या दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज दिस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B निकालना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा भाई, A + 3B गिव्स 2 में से माइनस DA/dt इज इक्वल टू B है, उसके साथ जो कोफिशिएंट उसको अपॉन में लेके जाएंगे -1/3 dB/dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो +1/2 dC/dt। अब उसके बाद आपको गिवन क्या है, उसके बाद आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गिवन है, यानी कि आपको क्या गिवन है +dC/dt गिवन है। कितना गिवन है भाई 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर
पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या सोल्व करनी है बेटा जी, सबसे पहले हमें सोल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बट ऑब्वियसली आप उस तरीके से निकाल लोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। तो आपको थोड़ा बहुत पता है किसके बारे में, +1/2 dc/dt के बारे में, प्लस dc/dt के बारे में। तो इसमें आप पुट कर दोगे 1/2 dc/dt। dc/dt की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁻⁻⁴। देखिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, आपको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखा हो तो हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले पे आ जाओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है हमें। क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। डिसअपीयरेंस ऑफ बी को आप लोग क्या लिख सकते हो, -dB/dt लिखा जा सकता है। तो आप रिएक्शन के हिसाब से चलो, -dB/dt की वैल्यू आपको निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, तो 3 को उधर ले जाओ, तो 3 × रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ बी 3। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई है, अभी कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, 1.25 × 10⁻⁻⁴। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, 3.75 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंपल्सरी है, यूनिट साथ में जरूर लगानी है आप लोगों ने। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिएक्शन है, 2H2O2 से बन रहा है 2H2O + O2। उसका आपको मैकेनिज्म दे रखा है, H2O2 + I नेगेटिव गिव्स H2O + IO नेगेटिव। ये स्लो स्टेप है, H2O2 + IO नेगेटिव गिव्स H2O + I नेगेटिव + O2। आपको इसके लिए बोला गया है रेट लॉ लिखने को। तो रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जी अगर आपको मैकेनिज्म दे रखा और कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो उसका जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इस स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, इधर H2O2 और इधर I नेगेटिव। अगली बात आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन की में, तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगला है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो वाले में से और फास्ट वाले में से याद रखिए, स्टेप 1 जो है बीइंग द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। अगला आपको दे रखा है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2 PT दे रखा है। रेट इज इक्वल टू दे रखा है K। बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हो K, और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स ये रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट द ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का रोल ही नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 0। फिर आपसे पूछा गया है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी भाई, जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं 2 हैं, है ना, तो मोलिकुलरिटी विल बी 2। उसके बाद आ गया यूनिट ऑफ K। K की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। तो कर दीजिए मोल पर लीटर की पावर 1, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 0 है, n की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 0 पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं, है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। कि भैया इतने % कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, उतने % कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, है ना, 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको डाटा दे रखा है उससे आप लोग K निकालोगे रेट कांस्टेंट, फिर उसको दूसरे वाले डाटा में पुट करोगे। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग क्या लिखते हो एक्सप्रेशन, T इज इक्वल टू 2.303/K log A/A-x। बाकी ये तो 50% है सो सॉरी 50% तो यानी कि हाफ लाइफ, तो आप सीधी हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693/K। K को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 0.693/T हाफ 0.693। T हाफ कितना दे रखा है 69.3। तो यहां से आपका K कितना आ जाएगा भाई, K आ जाएगा आपका 0. ओके, क्या आपका आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने K निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इस K को पुट करोगे 80% के लिए,
है ना। इस के को पुट करोगे 80% के लिए, तो कर देते हैं भैया 80% के लिए। फॉर्मूला क्या है, टी 80% का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाई के लोग ए यानी इनिशियल जो कि 100 माना जाता है, ए माइनस एक्स 100, एक्स मतलब कितने परसेंट कंप्लीट हो गया 80। तो बेटा जी इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 2.303 के कितना है आपका 0.01 लोग ए, ये तो 100 है और ये 100 माइनस 80 दैट इज 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, लोग 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो जो भी आएगा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। देखो बेटा अगर आपको कभी भी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे रखी हो और वहां से आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना हो ना, तो आप देखना इसको, देखिए आपको के की यूनिट क्या दे रखी है, लीटर पर मोल पर सेकंड। आप इस लीटर को देखना, अब लीटर की पावर में जो भी दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगी, तो यहां से ये सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। सर जी बात नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। मान लो एक जगह पर आपको यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड, आपको इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, तो लीटर में जो -1 दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दो। लीटर में आपने 1 ऐड करना है, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0। दूसरा लाइक आपको दे रखा है मोल, या आपको ये दे रखा है पर सेकंड दे रखा है, तो आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे। अब यहाँ पर तो लीटर नहीं दे रखा, लीटर नहीं दे रखा तो लीटर की पावर 0 मान लेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो पावर अभी क्या बन गई है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। ए से अगर आपको बी बनाना है तो जो रिएक्शन है किस ऑर्डर को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर के को फॉलो करती है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, R1 ये है, R2 क्या हो जाएगा के, ए की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दो भाई। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा के 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर ए की पावर 2। अगर आप इसको और इसको कंपेयर कर लो तो ये क्या हो गया भाई 9 टाइम्स, है ना। तो जो सेकंड रेट है वो फर्स्ट वाले के 9 टाइम्स है। उसके बाद राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय के, या के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय टी। अगली बात है द डीकंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, है ना। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, के आपको गिवन है, के कितना गिवन है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ NH3। आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, और R मतलब कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो बेटा ये कितना दे रखा है 0.064, तो कर दीजिए यार, t निकालना है आपको। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है R नोट माइनस आर बाय के। आर नोट कितना 0.1, आर कितना 0.064 और के कितना है 4 × 10⁻³ इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आएगा। और कितना आंसर आ जाएगा भाई 9 सेकेंड, यहां से आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन। जब आपको टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है, K1 कितना है भाई 0.02 सेकेंड इनवर्स। फिर आगे दे रखा है आपको एंड 500 केल्विन, अगर टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है, उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है K2, यह है 0.20 सेकेंड इनवर्स। अब आपको क्या निकालना है यहां से EA निकालना है, EA मींस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाओगे किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 log K2 कितना है भाई 0.20, K1 कितना है 0.02। EA हमें निकालना है ये 2.303 × R
आपको दे रखा 19.15, ये याद भी रखना, फ्यूचर में भी काम आएगा। ये कितना होता है 19.15 होता है। 1/T1 टेम्परेचर 1 कितना है 200 माइनस 1/T2 ये कितना है 500 है। ये तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। EA ये 19.15 ये 500 इधर 200 इधर ये 300 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो तो वैसी होगी, इस तरह से बनेगा। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिंपल आउट करेंगे हम लोग, है ना। इसको सिंपल आउट करके हमारी EA की वैल्यू आ जाएगी और जो भी आएगी वो जूल में आएगी, फिर आप उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में आंसर लेके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन, है ना। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो उसका आपको क्या दे रखा है टी हाफ दे रखा है। टी हाफ के लिए आप क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो 0.693 बाय टी हाफ करके क्या आ जाएगा। फिर सेकंड टेम्परेचर है, सेकंड टेम्परेचर कितना है भाई ये आपको दे रखा है, सेकंड टेम्परेचर है 320 केल्विन। सर कहाँ दे रखा है 320 केल्विन, ये दे रखा है, ठीक है। और उस केस में भी आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा K इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, है ना। ये K1 कहलाएगा, ये K2 कहलाएगा। इस टाइम पे टी हाफ कितना है, ये हो जाएगा 0.693, टी हाफ कितना है भाई 30, और इस केस में 0.693 टी हाफ कितना है 100। तो यहाँ से इसके बाद आप सोल्व कर दोगे, वही फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं हम लोग log K2 बाय K1 करके, और इन द एंड आपका ये आ जाएगा। इसके बाद है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय log K 14 इज इक्वल टू 14.2 1.0 10 की पावर इंटू में 10 की पावर 4 बाय T। कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन K इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट्स। तो कैसे करेंगे भाई, log K का एक फॉर्मूला तो वो होता है जब अलग अलग रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो, अगर वो ना दे रखे हो तो log K का दूसरा फॉर्मूला होता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA 2.303 RT। इसको आप लोग क्या कर दोगे भैया, कंपेयर कर दोगे, क्या कर देने वाले हैं, कंपेयर कर देने वाले हैं। तो log K की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही आपकी log K की वैल्यू 14.2 माइनस 1.0 10 की पावर 4 इधर आ गया, इधर log A EA 2.303 RT। टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई ओके, T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2.303 R कितना होता है, ये होता है आपका 19.15, ये आपका 19.15 हो जाएगा। और यहां से log A कितना हो गया 14.2, और यहां से इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। EA की वैल्यू कितनी हो गई भाई, जो भी आई है वो EA की वैल्यू आ गई है। आगे मूव करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O3 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आपको दे रखी है K इक्वल टू 2.5 10 की पावर -4 नहीं 10 की पावर 14 है पर सेकेंड E माइनस 25,000 बाई 2। कैलकुलेट EA फॉर द रिएक्शन। तो आर्हेनियस इक्वेशन एक और होती है भाई K इक्वल टू A की पावर माइनस EART, और K आपको ये दे रखा है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहां से ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, है ना। T दे रखा है, T से T कट करो, E से E कट करो, और EA बाय माइनस EA बाय R की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से आ जाएगी, R को उधर ले जाओ, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। अगला है EA निकालना है एंड रेट कांस्टेंट निकालना है इफ द हाफ पीरियड आपको दे रखा है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाय K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.693 बाय T हाफ 0.693 बाय 300, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी जैसे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो हमने किया है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन, है ना बेटा
आपको शायद सुन रहा होगा, पीछे डायरिया बोल रही है पापा पापा। अच्छा, बाहर मतलब घर के बाहर बकरियां मैं भी कर रही है, ज़्यादा ही नेचुरल माहौल में रहते हैं हम। T1 कितना है 300 कैलोरी। टी हाफ दूसरा दे रखा आपको 20 मिनट्स, जब टेम्परेचर कितना है 320 केल्विन है। मतलब 2 टेम्परेचर दे रखे हैं और 2 आपको टाइम दे रखे हैं, हाफ लाइफ दे रखे हैं। तो इन हाफ लाइफ से आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। पहले वाले से जब आप निकाल लोगे 0.693 और आपका टी हाफ दे रखा है, तो यहाँ से आपका पहले वाला रेट कांस्टेंट आ गया। दूसरे वाले से निकाल लोगे 0.693 बाई टी हाफ करके, ये आ गया। तो उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2, इनको सबको पुट किया तो बेटा यहाँ से आपका EA आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, और अब तो सीबीएसई वाले हैप्पी बर्थडे करने लगे हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को एक नंबर में दे देते हैं। मतलब ये लेंथी क्वेश्चन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आपको डाटा दे रखा होता है, आपको दे रखा है A + 2B गिव्स C, तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, A की पावर X और B की पावर क्या कर दोगे बेटा, Y कर दोगे। अब क्या करोगे, आप हर एक जगह पर आपको रेट दे रखा है। अच्छा सर, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है। सर कैसे है वही रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू -1/2 DB बाय DT इज इक्वल टू प्लस DC बाय DT। देख लो यही है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, आप 4 इक्वेशन बनाओगे। पहली इक्वेशन में क्या लिखोगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, K 0.2 की पावर X 0.3 की पावर Y। फिर ऐसी दूसरी लिखोगे 6.0 10 की पावर -3 K 0.1 की पावर X 0.1 की पावर Y। फिर फोर्थ लिखोगे 1.68 इंटू 10 की पावर -1 K 0.4 की पावर X 0.3 की पावर Y। ऐसी फिफ्थ। तो अब आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे करोगे कि Y कैंसिल हो जाए, तो Y इसमें कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसमें Y सेम है, तो आप क्या कर दोगे 3/1 कर दोगे। थर्ड इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको सोल्व करोगे बेटा, ये जैसे 2 की पावर x आ गया और यहां से ये आ गया 4 को मैं क्या भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। तो ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2। अब आपको y के लिए सोल्व करना है, तो y के लिए सोल्व करना है तो आप ये देखो कि x कहां पर कैंसिल हो सकता है, x इसमें कैंसिल हो सकता है, तो आप क्या कर दोगे 4/2, तो इस तरह से आ जाएगा। अगला आपको निकालना है तो आपको A के लिए निकाल दिया है, सेकंड ऑर्डर आया है, और B के लिए आ गया है फर्स्ट ऑर्डर। अगला निकालना है रेट लो एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट आपने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, K A की पावर X B की पावर Y, आप क्या लिख दोगे K A की पावर 2 B की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को उठा के, अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। किसी भी एक इक्वेशन को उठाओगे 0.2 की पावर 2, 0.3 की पावर, बाकी सिंपल वाला रखना, जैसे ये है इसको कर दो 0.1 की पावर 2, 0.1 की पावर 1, इनको सोल्व करोगे तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से निकालना था। अगला क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, N2O5 गिव्स टू NO2 हाफ O2। आपको टाइम दे रखा है और N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है, शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, भाई फर्स्ट ऑर्डर T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log A बाय A माइनस एक्स, है ना। तो यहां से K निकाल लोगे, K को एक तरफ रख लोगे, 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स। तो ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये है हमारे पास भाई। तो टाइम, ये टाइम इंटरवल कितना है 300 सेकंड है, आप इसमें K निकाल लोगे 2.303, टाइम कितना है 300, log इनिशियल कितनी है, ये इनिशियल है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम की T कितनी है, ये है। तो यहां से आपकी K की वैल्यू आ गई। फिर आप दूसरे इंटरवल के लिए निकाल लोगे, दूसरे इंटरवल के लिए जब निकाल लोगे K2, तो फॉर्मूला तो वही 2.303 बाय टाइम। बेटा यहां से यहां तक देख सकते हो, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, या फिर आप इसके लिए भी कर सकते हो, आप इसको यहां तक लेके जा सकते हो। ठीक है, 600 सेकंड्स के लिए क्या करोगे भाई, मैं बताता हूं। देखिए K का फॉर्मूला क्या है, K का फॉर्मूला है 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स। 2.303, टाइम कितना माना है 600, log A यानी इनिशियली कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -2, जो भी इसकी यूनिट है
मोल पर लीटर, और ये 0.4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पर सेकंड, यूनिट पर सेकंड बन रही है, ठीक है। और यहां से भी आपका यही आएगा, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कांस्टेंट शो द गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वो इक्वल आ रहा है ना। अरे भाई 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 बस 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 बस, ठीक है। उसके बाद आपको हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे भाई? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के, 0.693 हाफ आप लोगों ने निकालना है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे तो बहुत साल पहले आया था, बट बहुत साल पहले आया था इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आ सकता, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 0 सेकंड पे SO2 का प्रेशर इतना है और 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर इतना बन गया। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो बेटा पहले तो इक्वेशन देखो आप लोग, इक्वेशन क्या है? SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। अगर मैं टाइम को 0 मान लेता हूं, एट टाइम 0 पे इसका प्रेशर कितना है भाई? उस टाइम तो सिर्फ रिएक्टेंट का ही प्रेशर होता है ATM, और उनका प्रेशर कितना होगा? 0 एट टाइम टी पर कितना होगा? ये हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स, और ये कितने बन रहे होंगे? एक्स बन रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद टोटल प्रेशर अगर की मैं बात करूं, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं PT, सबका सम कर दो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर का 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 प्लस एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा बेटा PT, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग? अगर यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी हो, PT माइनस 0.4। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t, बताइए SO2Cl2 का प्रेशर कितना था? 0.4 माइनस एक्स, इसको आप यही था ना प्रेशर एट टाइम t SOCl2 का 0.4 माइनस एक्स, तो ये कर दोगे 0.4 माइनस एक्स यानी कि PT माइनस 0.4, तो अच्छा माइनस होगा तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 माइनस PT, क्लियर है। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 अगर आप अभी निकालना चाहो तो कितना होगा भाई? मान के चलो आप टाइम को कितना मान लेते हो? टाइम t जो है वो मान लिया आप लोगों ने 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। यहां पर आप प्रेशर ऑफ SO2Cl2 अगर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 0.8, और PT इस टाइम कितना है? टोटल प्रेशर कितना है भाई? टोटल प्रेशर आपका है 0.7, तो ये कितना आ गया? 0.1। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब आप लोग निकाल लोगे K का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2.303 बाय T log A बाय मतलब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर मतलब SO2Cl2 का, तो हो जाएगा 2.303 बाय में टाइम कितना है? 100 log इनिशियल प्रेशर कितना है भाई? 0.4, और फाइनल प्रेशर SO2Cl2 का कितना है? 0.1। इसके लिए हम लोग सोल्व कर देंगे, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल वाला है, टेबल वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, है ना। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये भी आ जाता है, प्रूव दैट T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहता है? T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log A बाय A माइनस एक्स। 2.303 T99% के लिए मान के चलो मैं सोल्व करता हूं, बाय K log A कितना हो जाएगा इस टाइम? 100, और A माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 99। 2.303 बाय K, ये बचेगा log 100, और log 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, पावर आगे आ गई 2.303 बाय K, पावर आगे आ गई 2, log 10 बच गया। अब इसके बाद आ जाएंगे T 90%, क्या हो जाएगा? 2.303 बाय K log A बाय A माइनस एक्स।
2.303 बाई के log A कितना हो जाएगा 100 और ये 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 90, तो ये बन गया 2.303 बाई के log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आप कंपेयर कर दीजिए किसको, t 99% को और t 90% को, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई के 2 log 10 और ये 2.303 बाई के log 10, log 10 से log 10 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो t 99% क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ t 90%। ये तो आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन आ रही थी। क्लियर है? तो ये हमारे सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।